गुड आफ्टरनून। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है और वो चैप्टर कौन सा है? 12वीं के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड। आता है ये एल्काइल हैलाइड आपको? नहीं आता? SN1 SN2 नहीं आती? आती है SN1 SN2? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? समझे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? हाँ, नया चैप्टर निकल रहा है। आपको ना वो डीपीपी मिल चुकी होगी, है ना? कौन सी डीपीपी? नहीं सर, वो एक तो ऑक्टेन नंबर की कल मिली थी, डीपीपी नंबर 35 रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड सर, और रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स की आज मिली होगी डीपीपी। यस सर, डीपीपी 43। हां सर, वो डीपीपी 43 आप कर लेना, ठीक है? उसके है ना स्टार्टिंग के 50 सवाल कर लो पहले, ठीक है? इसको कल डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग के 50 सवाल। और ऑक्टेन नंबर की डीपीपी में कोई डाउट? ऑक्टेन नंबर की डीपीपी जो कल मिली थी, डाउट है? निकालो। ऑक्टेन नंबर डीपीपी 35, 5 से पहले को डाउट? दस से पहले को डाउट? सर एक दूसरा कौन सा दूसरा? कल ही तो पढ़ाया एनसीईआरटी से, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, नियंत्रण ऑक्सीकरण। 10 से पहले, 20 से पहले, 12 सर, प्रश्न नंबर 12, आइसोऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल। आइसोऑक्टेन क्यों डाला जाता है पेट्रोल में? आइसोऑक्टेन एक ब्रांच एल्केन है, तो ब्रांच एल्केन पेट्रोल में क्यों डाले जाते हैं? नॉकिंग को कम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि आइसोऑक्टेन जो है वो एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, वो नॉकिंग को कम कर देगा, कट 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 की आवाज को कम कर देगा, ठीक है? 20 से पहले को डाउट? 18, एन हेप्टेन को अगर आप ना B2O5 और Al2O3 में मिलाओगे तो क्या होगा? एरोमेटिकरण हो जाएगा। B2O5 और Al2O3 का मिक्सचर क्या करता है? एरोमेटाइजेशन। तो यहाँ पे एरोमेटिकरण हो जाएगा, और एन हेप्टेन का एरोमेटिकरण से क्या बनेगा? टॉल्यूइन, ठीक है? 26 से पहले को डाउट? कौन सा? 22, which of the following is the highest नॉकिंग एजेंट? सबसे ज्यादा नॉकिंग कौन करते हैं? एल्केन्स। एल्केन्स से बहुत ज्यादा नॉकिंग होती है, एल्केन्स। आंसर हो जाएगा डी, डेली। स्ट्रेट चेन पैराफिन्स, पैराफिन किसे कहते हैं? एल्केन्स को ही कहते हैं। तो जो लंबे एल्केन होते हैं ना, लंबी श्रृंखला वाले जो एल्केन होते हैं, उनसे नॉकिंग क्या होती है? बहुत अधिक होती है, ठीक है? 26 से पहले और कोई डाउट? 24 सर, 24, अगर आप ना एन हेक्सेन के अंदर AlCl3 प्लस HCl मिलाओगे तो ये क्या करता है? ये मिक्सचर ब्रांचिंग करता है। कल बताया था AlCl3 प्लस HCl, ये ब्रांचिंग करता है, तो ये हेक्सेन में ब्रांचिंग कर देगा, तो ब्रांचिंग एल्केन, ब्रांचिंग वाला मिक्सचर बन जाएगा। तो देखो किस में ब्रांचिंग हो रही है? क्या 1 क्लोरोहेक्सेन? नहीं, कोई क्लोरीन नहीं लगता है, बस जो एल्केन था ना उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। यस सर, हेक्सेन नहीं मिलेगा, बस ब्रांच हेक्सेन मिलेगा। तो आंसर डी हो जाएगा। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, और कोई डाउट? नो सर, हो गए? चलिए, तो अब आप एक काम करना, वो डीपीपी कर लेना। यस अगली जो डीपीपी मिली है 43, ठीक है? चलिए, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्काइल हैलाइड की दो मुख्य रिएक्शन है, एक तो है विलोपन जो हम पढ़ चुके हैं एल्कीन में,
E1 E2 E1 CV, Yes, sir. ठीक है। और फिर दूसरी अभिक्रिया है कौन सी, नाभिक स्नेह, कि अल्कलाइट में दो अभिक्रियाएं मुख्य हैं, एक विलोपन और एक नाभिक स्नेह, ठीक है। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, तो वो आज पढ़ेंगे। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन में सबसे पहले SN2 का पूरा नाम है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो 2 मतलब बाइमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S मतलब सब्स्टिट्यूशन। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जैसे आपके पास कोई अल्कलाइड है, ठीक है। अल्कलाइड में अगर अपन बात करें, हेलोजन पे क्या होगा आंशिक ऋणात्मक और कार्बन पे क्या होगा आंशिक धनात्मक, ठीक है। जैसे ही आप इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और X को पकड़ देगा और उससे ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये Z माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो आया, उसने इस पे अटैक करा और X को भगा दिया। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया। और हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। X माइनस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। याद करो HBr का एडिशन में Br माइनस न्यूक्लियोफाइल कहते थे उसको, HCl के एडिशन में Cl माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते थे। तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, हो रहा है प्रतिस्थापन, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन जो है ना, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से एक तरीका है SN2 में क्या होता है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इस पे आंशिक ऋणात्मक है, इस पे आंशिक धनात्मक है। तो जैसे ही Z माइनस आएगा ना, तो Z माइनस आगे क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। और जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा ना, तो इसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो जैसे जैसे Z अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, वैसे वैसे ये X यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे एक TS बनेगा। रास्ते में ऐसा एक TS बनेगा, हाँ रास्ते में कैसा TS बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ना न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो तुरंत वहां से X निकलेगा, ठीक है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो रास्ते में ऐसा TS बनेगा कि ये बॉन्ड कुछ टूट जाएगा और ये बॉन्ड कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे ये TS बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली ये X इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ठीक है। और Z फाइनली आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन हो गया कि एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया, निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये काम जो हो रहा है वो एक ही स्टेप में हो रहा है एक ही स्टेप में। देखो न्यूक्लियोफाइल आया, उसने तुरंत X को क्या करा, निकाल दिया। तो ये काम एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 स्टेप है, लेकिन ये 2 स्टेप नहीं है, ये एक ही स्टेप है। TS का बनना स्टेप नहीं होता, ये TS तो वो ऊपर वाली चीज है, ये वाली चीज है, TS तो ये, ठीक है। तो यहां से यहां पे जाना स्टेप नहीं होता, स्टेप क्या होता है, यहां से ऊपर जाके फिर नीचे आना, ये पूरा एक स्टेप होता है। तो देखो ये कितने स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में हो रही है। और इस एक स्टेप में कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में, ठीक है। देखो हाँ अभी बातें करेंगे सर।
ओके डन। अब वही सारी बात है, ये कैसी रिएक्शन है, ये एक है ना एलिमेंट्री है ना, क्या ये प्रोसेस कैसा है, कंसर्टेड प्रोसेस है या नॉन कंसर्टेड? कंसर्टेड। यहाँ पे सब काम एक साथ हो रहा है, जिस समय न्यूक्लियोफाइल आके बॉन्ड बना रहा है उसी समय ये X अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, कंसर्टेड। लिखो कंसर्टेड, कंसर्टेड है। दूसरा, ये कितने स्टेप में ओडी रिएक्शन, एक स्टेप में या दो स्टेप में? एक स्टेप में, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई, ये तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। और एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उनका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी आणविकता कितनी है, इसकी आणविकता 2 है। इस एक स्टेप में 2 अणु टकरा रहे हैं, तो इसकी आणविकता हो गई 2। तो फिर इसकी कोटि भी क्या होगी, 2 होगी। तो फिर इसका दर नियम क्या हो जाएगा, इसका दर नियम हो जाएगा रेट बराबर K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के सापेक्ष कोटि 1 होगी और अल्काइल हाइड्राइड के सापेक्ष की कोटि 1 होगी। ओके, तो कुल मिला के ये अभिक्रिया क्या होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कैसे बताएं एलिमेंट्री कैसे निकालते हैं? एक स्टेप में हो रही है ना, तो एक स्टेप में हो रही है, तो ये ना एलिमेंट्री रिएक्शन होगी ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी ना। जो एक पद में अभिक्रिया होती है उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप में हो रही है तो आणविकता 2, तो फिर कोटि भी 2। तो अल्काइल हाइड्राइड के सापेक्ष में कोटि 1 और न्यूक्लियोफाइल के सापेक्ष में कोटि 1। ओके, अगर अपन है ना यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड की सांद्रता को अगर 2 गुना कर देंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अल्काइल हाइड्राइड की सांद्रता को 2 गुना करोगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, 2 गुना। अगर आपने अल्काइल हाइड्राइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। आया समझ में? फिर इसके बाद अपन क्या पढ़ते थे, इसके बाद क्या पढ़ा जाता था, एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंटल इफेक्ट, एलिमेंटल इफेक्ट, तत्वीय प्रभाव। तत्वीय प्रभाव, यहाँ पे x, अगर x को बदलेंगे तो क्या रिएक्शन की दर बदलेगी? अगर यहाँ पे x को बदला जाएगा, हेलोजन को अगर बदला जाएगा तो क्या रिएक्शन की दर बदलेगी? हाँ बदलेगी। ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका क्या है, स्लो स्टेप है। तो ये बस काम होगा, मुश्किल से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन का बॉन्ड किसमें टूट रहा है, स्लो स्टेप पे टूट रहा है। तो फिर अगर अपन हेलोजन को बदलेंगे तो अभिक्रिया की दर बदलेगी। तो सबसे फास्ट किसमें होगी, RF, RCl, RBr या RI? सबसे फास्ट किसमें होगी, RI, फिर RBr, फिर RCl, सबसे धीरे RF। क्यों? क्योंकि RF का बॉन्ड है बहुत छोटा, तो बॉन्ड मजबूत है तो मुश्किल से टूटेगा, तो RF में सबसे धीरे। और RI का बॉन्ड कच्चा बॉन्ड है, बहुत बड़ा बॉन्ड है, तो कच्चा बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा। तो एलिमेंटल इफेक्ट क्या है, एलिमेंटल इफेक्ट RF, RCl, RBr, RI, सबसे फास्ट RI में, फिर RBr, फिर RCl, फिर RI। ओके डन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ते थे अपन, वहां पे E1 E2 में अपन ने क्या पढ़ा था, सारे पॉइंट्स तो वही है। क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट को बदलेंगे तो क्या अभिक्रिया की दर बदलेगी? जैसे जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया मिथाइल हैलाइड, एक मैंने ले लिया 1 डिग्री हैलाइड, एक जैसे मैंने ले लिया 2 डिग्री हैलाइड, और एक जैसे मैंने ले लिया 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी? तो SN2 की बात की जाए तो SN2 सबसे फास्ट होती है मिथाइल में, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और 3 डिग्री में बहुत बहुत धीरे होती है। क्यों? क्राउडिंग, भीड़ भाड़। यहाँ पे किसे देखना है, भीड़ भाड़ से। भाई देखो यहाँ पे जो आपका नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, वो इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे इस कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए, तो ये ग्रुप जितने छोटे होंगे तो इस नाभिक स्नेही का अटैक क्या होगा, उतना आसान होगा, तो ये उतना आसानी से अटैक कर पाएगा। अगर यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखना कि SN2 में जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती जाती है, भीड़-भाड़ बढ़ती जाती है, तो अटैक क्या होता जाता है, मुश्किल होता जाता है। और 3 डिग्री में तो रिएक्शन क्या होगी, प्रैक्टिकली बहुत कम होगी। अगर अपन बात करें SN2 की, मिथाइल हैलाइड में सबसे फास्ट, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री में प्रैक्टिकली ये रास्ता क्या है, क्लोज है, प्रैक्टिकली ये रास्ता बंद है। 3 डिग्री में इतनी क्राउडिंग है, इतनी भीड़ भाड़ है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकली बंद हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना कि सबसे फास्ट SN2 किसमें होती है, मिथाइल और 1 डिग्री। लिख लो फटाफट। क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद क्या पढ़ते थे अपन, दिशा। यहाँ पे दिशा की कोई, हाँ यहाँ पे दिशा है, दिशा है, बिल्कुल है। ओरिएंटेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। ओरिएंटेशन कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, वो कैसे अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। यहाँ पे Z1s का जो अटैक होता है ना कार्बन पे, वो पीछे से अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो आके अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। देखो मैंने जैसे आपको यहाँ पे क्रियाविधि बताई है, मैकेनिज्म बताया है, तो यहाँ पे Z1s का अटैक पीछे से बताया है, आगे से नहीं बताया है। ठीक है, तो SN2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब SN2 होती है ना, तो न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे से अटैक करना आसान है, ठीक है, आगे से अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि आगे से क्या है, ये X माइनस है। तो अगर ये आगे से अटैक करेगा ना, तो क्या होगा, अगर ये आगे से आने की कोशिश करेगा ना, तो ये X माइनस क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। तो आप अगर आगे से आओगे ना, तो ये वाला माइनस क्या करेगा, ये आपको प्रतिकर्षित करेगा, आपको दूर फेंकेगा। ठीक है, तो आपका अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैसे अटैक करेगा, पीछे की तरफ, पीछे से आगे अटैक करेगा, बिल्कुल राम जी की तरह। ठीक है, राम जी ने मारा था ना उसको, नहीं रावण को नहीं, बाली को मारा था ना, तो बाली को आगे से मारना बहुत मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि बाली के सामने अगर कोई आके सामने से अगर अटैक करता था ना, तो जो सामने से आके उससे जो लड़ाई करता था ना, तो उसकी शक्ति जो होती थी ना, वो बाली से आधी हो जाती थी, और बाली को उसकी आधी शक्ति मिल जाती थी। बाली में अलग ही ताकत थी कि मतलब कि उसके सामने से कोई आके लड़ता था ना, कि तो सामने वाला जो होता था उसकी आधी शक्ति कम हो जाती थी, और उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी। तो फिर ना सुग्रीव ने बताया कि भाई बाली के पास ये ताकत है, तो इससे तो इसको तो हराना बहुत मुश्किल है, तो इसको कैसे हराया जाए। ठीक है, तो फिर है ना उसमें फिर एक है ना स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है कि बाली को कोई आगे से बिजी रखे। ठीक है, तो सुग्रीव खुद चला जाता है, उसको लड़ाई करने है ना, वो ललकारने लग जाता है, आजा बाली आज तो तेरी बारी है। ठीक है, तो उसको ललकारने लग जाता है, उसके बाद लड़ाई करने लग जाता है। ठीक है, और वो बाली मतलब फिर से लड़ाई में बिजी होता है, और पीछे राम जी आ जाते हैं पेड़ के पीछे, और वो तीर चला जाते हैं। ठीक है, तो उसके खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, वरना तो बाली को हराना मुश्किल था। तो यहाँ से सीखने को मिलता है, राम जी सिखाते हैं कि भाई है ना, परिस्थितियां जो होती है उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे मॉलिक्यूल भी देखो कितना सीखते हैं कि भाई आगे से अटैक करना बहुत मुश्किल है, ये आगे बाली बैठा है। ठीक है, तो ये है ना, जैसे आगे से अटैक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, तो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो मेरी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि कंसेप्ट वहां पे लाइक चार्जेस का था, शायद आगे आने से लाइक चार्जेस होते थे, मिलते थे सामने आमने सामने। ठीक है, उधर इसकी छाती में भी चार्जेस होते होंगे, उससे क्या हो जाता था, रिपल्शन होके सामने वाले की शक्ति कम हो जाती होगी। इसलिए यहाँ पे रणनीति कौन सी काम आएगी, राम जी वाली, कि आप पीछे से जाके अटैक करो। ठीक है, जब आगे से अटैक करना मुश्किल है तो पीछे से अटैक कर दो। ठीक है, खेल खत्म हो जाएगा, ये एक्स चला जाएगा और जेड जाके जुड़ जाएगा। आया समझ में? तो ध्यान रखना, SN2 में जो अटैक है ओरिएंटेशन है वो किसके जैसा है, राम जी जैसा। ठीक है, बैक साइड अटैक है। ओके, देख लो।
इंपॉर्टेंट बात SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विन्यास का इन्वर्जन। इन्वर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम कहते हैं। एक होता है धारण, पता होगा ना आपने, दो शब्द सुने होंगे, प्रतिलोम और धारण। ठीक है, धारण होता है कि विन्यास पहले जैसा ही है, और प्रतिलोम होता है विन्यास उल्टा हो चुका है। देखो जब यहाँ पे क्या होगा कि जब पीछे से अटैक होगा ना, जब ये पीछे से ना जेड आके अटैक करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे जेड पीछे से अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड होंगे ना, जो पहले ऐसे थे ना, इसके अटैक करने के बाद बॉन्ड कैसे चले जाएंगे? उस तरफ चले जाएंगे। तो पहले देखो यहाँ पे जो विन्यास था, अरेंजमेंट था, ठीक है, इन बॉन्ड का जो ना अरेंजमेंट था, इनकी जो व्यवस्था थी वो कैसे थी? ऐसे थी कि ये कार्बन, इसके तीनों बॉन्ड इस तरफ थे, यहाँ पे एक्स था। लेकिन जैसे जेड अटैक करता है ना, तो जेड आके यहाँ से जैसे अटैक करता है तो यहाँ से एक्स भाग जाता है, और ये तीनों बॉन्ड जो पहले ऐसे थे वो अब इधर आ जाते हैं। तो देखो फाइनली जो तीन बॉन्ड इधर थे वो तीन बॉन्ड क्या हो जाते हैं? इधर। तो विन्यास क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो ध्यान रखना कि SN2 में कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, विन्यास प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। इस बात को और समझो कैसे कि भाई देखो जैसे ये पंखा है, ये पंखे में जो तीन पंखुड़ियां है ना, एक पंखुड़ी ये, एक पंखुड़ी वो, एक पंखुड़ी ये, तीनों पंखुड़ी को ऐसे बेंड कर दो, ऐसे मोड़ दो, और ऊपर जो डंडा है ना उधर एक्स, मान लो कि उस ऊपर वाले डंडे पे कौन है? एक्स है, ठीक है। तो ये अपना कार्बन sp3 कार्बन, ठीक है, उसके ये तीन बॉन्ड और ऊपर एक्स है। जेड माइनस जो होगा वो यहाँ से आकर अटैक तो नहीं करेगा, वो कहाँ से अटैक करेगा? यहाँ से नीचे से अटैक करेगा। जैसे जेड माइनस यहाँ से नीचे से आकर अटैक करेगा ना, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो बॉन्ड होगा ना ये थोड़े थोड़े खुलेंगे, ये से खुलेंगे, और यहाँ से जैसे जैसे जेड माइनस जुड़ता जाएगा तो एक्स यहाँ से क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा, एक्स भागता जाएगा, तो यहाँ की जगह क्या होती जा रही है? खाली होती जा रही है। तो ये बॉन्ड ऐसे खुलते जाएंगे, और यहाँ से जेड आता जा रहा तो यहाँ से जगह बढ़ती जा रही है, तो ये बॉन्ड ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, और जैसे ही जेड फाइनली आके जुड़ेगा तो ये एक्स उधर भाग जाएगा, और जेड फाइनली से जुड़ जाएगा तो ये तीनों बॉन्ड उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर की जगह खाली हो चुकी है, तो तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। तो पहले जो तीन बॉन्ड ऐसे थे, अब वो तीन बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक और नाम भी रखा गया, अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहते हैं। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों कहते हैं? कि जैसे आप ना बारिश के समय ना अम्ब्रेला लेके जाते हो, छाता लेके जाते हो, ठीक है, जब वहां पे तेज हवा चलती है तो क्या होता है? जिसमें मान लीजिए कि आप छाता लेके जा रहे हो, ठीक है, बारिश होती जा रही है, अब बारिश कैसे तिरछी हो रही है क्योंकि सामने से हवा आ रही है, तो बारिश कैसे तिरछी हो रही है, तो आपका जो छाता ऐसे होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, वो यूं हो जाता है। ओके, आप सीधा करने की कोशिश करते हो लेकिन हो नहीं पाता है, क्यों? फिजिक्स, भाई सामने से बल लग रहा है, तो सामने से बल लग रहा है तो वो छाते का जो कवर होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सामने से वो हवा तेज होती जाती है तो वो पर्दा जो ऐसे होता है ना वो ऐसे होता है, कम हो जाता है, तो जैसे सामने से हवा बढ़ती जाती है वो पर्दा कैसे होता है? खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, और तेज हवा होती है तो ऐसे हो जाता है। ओके, तो अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है ना, जैसे अम्ब्रेला में जैसे कैसे इन्वर्जन हो जाता है कि जैसे सामने से तेज हवा आती है तो उसका जो पर्दा होता है अम्ब्रेला का वो बिल्कुल ऐसे उल्टा हो जाता है। वैसे यहाँ पे जैसे जेड यहाँ से अटैक करता है तो जो तीन बॉन्ड ऐसे थे वो तीन बॉन्ड इस तरह हो जाता है, तो उनका इन्वर्जन हो जाता है। तो ध्यान रखना कि SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है, विन्यास का विन्यास उल्टा हो जाता है। इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको वेल्डर इन्वर्जन भी कहते हैं, वेल्डर इन्वर्जन। अब वेल्डर इन्वर्जन क्यों कहते हैं? भाई वेल्डर एक साइंटिस्ट था, उसने बात बताई थी इसलिए कहते हैं वेल्डर इन्वर्जन, ठीक है। ओके, मैं होता तो मैं अपना नाम रख देता JK इन्वर्जन। ओके, तो वेल्डर ने बताया था वेल्डर इन्वर्जन, मैं बताता JK इन्वर्जन हो जाता, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो समझ में आया? याद रहेगा कि SN2 में क्या हो जाता है? विन्यास उल्टा हो जाता है। लिख लो। अरे फर्क बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, देखना सवालों में फर्क पड़ जाएगा।
चित्राक्षर चित्राक्षर मतलब समझा नहीं मतलब मैं क्लास ले ली थी आ जाए मैम से बात की अच्छा चित्राक्षर लेने आए थे क्लास अच्छा कैसा पढ़ाते सर सर आप भी रहने सर आवाज इतनी तेज सर एकदम आवाज अतुल सर की तरह आवाज अच्छा बढ़िया सर तो बहुत लेवन से को बोला है अच्छा हाँ जाके आए सर सर के पास सर ने क्या कहा ठीक है आपकी सेवा की हम आपकी सेवा करेंगे पॉसिबल है देखो आपके सर से बात करिए देखते हैं डन देख लिया अब एक खतरनाक बात क्या बात खतरनाक बात ठीक है जो सबको पता नहीं होती ठीक है लेकिन हमें पता होना जरूरी है अवश्य है कि पहले कार्बन कैसा था ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है इसकी sp3 ठीक है यहाँ पे फाइनली जब Z जुड़ जाएगा X चला जाएगा तो अब इसकी संकलन अवस्था क्या हो जाती है तो वापस sp3 हो जाती है तो पहले भी sp3 था बाद में भी sp3 है ठीक है लेकिन जब इसका TS बनता है ना तो उस समय ये कार्बन क्या हो जाता है sp2 हो जाता है देखो TS के समय ये जो कार्बन है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है फ्लैट ठीक है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और फ्लैट कब होता है कार्बन जब वो sp2 होता है तो TS के समय ये कार्बन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है जैसे ये पंखे की तीन पंखुड़ियां कैसे फ्लैट है वैसे ये यहाँ पे फ्लैट हो जाता है तो TS से पहले ये sp3 होता है TS के बाद वापस sp3 हो जाता है लेकिन TS में ये sp3 नहीं है TS में ये क्या है sp2 ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये IIT वाले आपसे पूछ लेंगे कि SN2 में जब TS बनता है तो उस समय कार्बन की संकरण अवस्था क्या है तो उस समय कार्बन की संकरण अवस्था sp2 है लिख लो Okay, done? Yes, sir. तो ये SN2 complete. Next, SN1. SN1. SN1 में क्या होगा? SN1 इसका नाम क्या होगा? Unimolecular nucleophilic substitution. Unimolecular nucleophilic substitution. ठीक है एकल अणु प्रतिस्थापन एकल अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ठीक है SN1 में क्या होता है देखो यहाँ पे भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा SN2 में क्या हो रहा था उसमें भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा था यहाँ पे भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है लेकिन यहाँ पे रास्ता क्या है अलग है यहाँ पे भी फाइनली X चला जाएगा नाभिक स्नेही जुड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो अलग है जैसे मैंने कभी समझाया था ना कि भाई जैसे E1 E2 पढ़ाया था ठीक है तो E1 में भी विलोपन होता है E2 में भी विलोपन होता है लेकिन उन दोनों के रास्ते क्या है अलग अलग है जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे मान लो कि इसका शुभम का घर कहाँ पे पाउटा में पाउटा साइड है ठीक है तो पाउटा जाने के एक रास्ता थोड़ी है पाउटा जाने के तो अलग अलग रास्ते हैं ना ठीक है तो पाउटा मतलब कि शुभम जा सकता है कैसे जा सकता है कि मतलब कि अपने MDM वाली जो रोड है ठीक है वहां से फिर वो जो पुलिया है वो चढ़ के आगे से फिर सर्किट हाउस से पाउटा जा सकता है या यहाँ से ये जो काजली वाली रोड है यहाँ से ऊपर चला जाए तो पुलिस थाना आ जाएगा शास्त्रीनगर थाना फिर वहां से राइट टर्न ले ले तो ये चौपाल सीट वाली रोड पकड़ ले तो उससे भी क्या होगा पाउटा पहुंच जाएगा तो पहुंचेगा तो पाउटा ही पाठशाला से लेकिन रास्ते क्या है अलग अलग है ठीक है तो पाउटा जाने के रास्ते अलग अलग है ठीक है कि आपके पास बहुत सी चॉइस है आप यहाँ से MDM वाला रास्ता जा सकते हो काजली वाला रास्ता जा सकते हो ठीक है तो उससे भी पाउटा पहुंच जाओगे तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करने के लिए अलग अलग चॉइस है अलग अलग रास्ते हैं SN2 भी है SN1 भी है ठीक है तो चलो SN2 तो समझ में आ गई
अब SN1 देखते हैं कि SN1 कैसा बसता है। तो SN1 में क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले आगे अटैक नहीं करता है, पहले यहाँ पे X इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, यहाँ पे X इलेक्ट्रॉन लेके पहले क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, आयन पेयर बन जाता है। यहाँ पे X जो होगा पहले इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा कार्बोकेटाइन और X पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, आयन पेयर, यहाँ पे आयन पेयर बन जाता है, ये आयन का युग्म बन जाता है। और फिर जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो फिर इस कार्बोकेटाइन पे Z- आके अटैक कर देता है, तो उससे फाइनली ये Z लग जाता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो गया, एक नाभिक स्नेही चला गया और दूसरा नाभिक स्नेही आके जुड़ गया, तो हो गया प्रतिस्थापन। लेकिन ये प्रतिस्थापन SN2 से अलग है, ठीक है। SN2 में तो क्या होता है कि जैसे जैसे Z अटैक करेगा वैसे वैसे X भागेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निकलने वाली चीज पहले चली जाती है और आने वाली चीज बाद में आके जुड़ती है। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा, यहाँ पे पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले स्टेप में क्या बन रहा है, रिएक्टिव कार्बन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये वाला क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ओके, लिखो ओके डन। अब वही सारी बातें, SN1 क्या है, कंसर्टेड या नॉन कंसर्टेड, नॉन कंसर्टेड, ये एक से ज्यादा स्टेप पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे निकलने वाला पहले निकलता है और जुड़ने वाला बाद में आके जुड़ता है, तो यहाँ पे सब काम एक साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ नहीं है, तो इसलिए ये नॉन कंसर्टेड है, लिख लो नॉन कंसर्टेड। ओके, ये नॉन कंसर्टेड है। और इसकी हिंदी आज तक नहीं पता चली है, इसका हिंदी शब्द आज तक नहीं पता चला है। हर साल मैं ये लिखाता हूँ कंसर्टेड नॉन कंसर्टेड, इंग्लिश में सब मतलब समझा देता हूँ। कंसर्टेड का मतलब होता है हम साथ साथ हैं, ठीक है। पिक्चर देखिए, देखिए सलमान खान की, हाँ जिसमें सलमान खान फंस गया था, उसको पता चल गया जोधपुर है ना बड़ी खेल है, ठीक है, इसलिए उसने उसको भी समझाया था आसाराम को, तू जोधपुर मत जाना, लेकिन वो आसाराम समझा नहीं, वो भी जोधपुर आ गया, तो वो भी फंस गया। ओके, तो SN1 क्या है, नॉन कंसर्टेड। ओके, दूसरा कि SN1 की अगर बात करें, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, ये एक से ज्यादा पदों में हो रही है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ना थर्ड नियम क्या होगा, रेट लॉ क्या होगा, तो यहाँ पे पहला स्टेप ही क्या है, स्लो स्टेप है, तो अगर पहला स्टेप ही अगर स्लो स्टेप होता है तो उसका जो दर नियम होता है वही क्या होता है, पूरी अभिक्रिया का दर नियम होता है। तो यहाँ पे स्लो स्टेप का दर नियम क्या होगा, रेट बराबर K इनटू Rx, कि यहाँ पे स्लो स्टेप में केवल एक ही अणु है अल्कैलाइन है, तो यहाँ पे स्लो स्टेप का दर नियम क्या होगा, Rx के सापेक्ष कोटि कितनी होगी 1, तो फिर पूरी अभिक्रिया का भी दर नियम क्या होगा, Rx के सापेक्ष कोटि 1। तो इसका मतलब कि SN1 क्या है, एक प्रथम ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया।
यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की ऐसी बात होगी नहीं, क्योंकि ये एक स्टेप पे नहीं हो रही है। तो जो एक स्टेप पे होती है ना उसके लिए मॉलिक्युलरिटी की बातें करते हैं। तो ये एक स्टेप पे तो नहीं हो रही है, ये एक से ज्यादा पदों में हो रही है, तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की बात नहीं होगी। ओके, इसको अपन यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? SN2 को बाई मॉलिक्यूलर का, इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया एक अकेले मॉलिक्यूल से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे अकेला मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, एकल अणु। SN2 में क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल साथ में मिलकर अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर, द्वितीय अणु। यहाँ पे एक अणु से अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, यहाँ पे एलिमेंटल इफेक्ट क्या होगा? एलिमेंटल इफेक्ट, एलिमेंटल इफेक्ट क्या होगा? एलिमेंटल इफेक्ट मतलब RF, RCl, RBr, Rn। सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगी? सबसे फास्ट आयन में होगी, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है, तो उसका बॉन्ड क्या होगा? कच्चा बॉन्ड होगा, तो आयोडीन जो होगा वो फटाक से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। और एक और बात याद रखो, आयोडीन का बॉन्ड भी कच्चा है और I माइनस ए गुड लिविंग ग्रुप है, I माइनस ए गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि उसके ऊपर एनायन जो होगा वो अच्छा है, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए इसमें रिएक्शन क्या होगी? सबसे फास्ट। ब्रोमीन में बॉन्ड थोड़ा मजबूत हो चुका है और ब्रोमीन थोड़ा बेकार लिविंग ग्रुप होता है, तो रिएक्शन धीरे हो जाएगी। Cl में और धीरे, फ्लोरीन में और धीरे। समझे? यस सर। देखो फिर इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कि यहाँ पे मिथाइल हैलाइड ले लिया, 1 डिग्री हैलाइड ले लिया, 2 डिग्री हैलाइड ले लिया, 3 डिग्री हैलाइड ले लिया, सबसे फास्ट किसमें होगी? सबसे फास्ट यहाँ पे 3 डिग्री में रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जितना बढ़िया बनेगा तो ये रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लो स्टेप पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा तो वो उतना जल्दी बनेगा, और वो जितना जल्दी बनेगा तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? उतनी फास्ट हो जाएगी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे बढ़िया, 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल। और बल्कि SN1 के लिए 1 डिग्री और मिथाइल का रास्ता क्या है? बंद है, क्योंकि 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? बहुत बेकार होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए 1 डिग्री और मिथाइल के लिए SN1 नहीं होती, उनके लिए क्या होती है? SN2 होती है। ओके, तो जैसे SN2 में 3 डिग्री का रास्ता बनता ना, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो इसमें SN2 नहीं होती, तो इसमें SN1 बहुत बढ़िया होती है। अब इनके अंदर SN2 बढ़िया होती है, लेकिन इनके अंदर SN1 बहुत कम होती है, प्रैक्टिकली होती ही नहीं है, क्योंकि इनके कार्बोकेटाइन इतने अच्छे नहीं होते। ओके, लिख लो। अगर अपन बात करें SN1 में क्या होता है, विन्यास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, विन्यास की बात की जाए, तो वो क्या होता है? जैसे SN2 होती है ना, तो उसमें विन्यास पूरा पूरा बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे रेसिमीकरण होता है, यहाँ पे क्या होता है? रेसिमीकरण होता है, यहाँ पे रेसिमीकरण होता है, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन का मतलब समझते हो? रेसिमाइजेशन का मतलब होता है धारण और प्रतिलोम दोनों होना, कि मतलब कि अगर आपको दोनों तरह के उत्पाद मिलते हैं ना, कि जिसमें इन्वर्जन भी हुआ है और जिसमें रिटेंशन भी है, मतलब कि जब SN1 होती है ना,
तो उसमें कुछ उत्पाद तो कैसे मिलते हैं, बिल्कुल उल्टे मिलते हैं। पहले से जो विन्यास होता है बिल्कुल उल्टा होता है, और कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका विन्यास क्या होता है, पहले जैसा ही होता है। तो अगर आपका विन्यास बिल्कुल पहले जैसा ही है तो आपको क्या कहेंगे, रिटेंशन, धारण कहेंगे। और अगर आपका उत्पाद जो है बिल्कुल उल्टा है तो आपको क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। तो SN1 में बात की जाए ना, तो SN1 में दोनों मिलते हैं। SN1 में प्रतिलोम भी मिलता है और धारण भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, धारण और प्रतिलोम दोनों ही मिलते हैं। यहाँ पे अगर अपन जैसे बात करें, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। और कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, फ्लैट। तो फ्लैट है तो आप पीछे से भी अटैक कर सकते हो, आगे से भी अटैक कर सकते हो। जितनी संभावना पीछे से अटैक करने की उतनी संभावना आगे से अटैक करने की है। तो ये तो कार्बोकेटाइन है, ये तो फ्लैट होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से और पीछे से कहीं से भी अटैक हो सकता है। समझे? ठीक है। तो जब सुनना, यहाँ पे जब पीछे से अटैक होगा तो क्या होगा, जैसे अटैक होगा पीछे से तो ये तीनों बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अगर आगे से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, तो तीनों बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, वापस पीछे चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, धारण हो जाएगा कि पहले भी ऐसे थे, बाद में भी ऐसे। ओके। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो धारण मिलेगा, पीछे अटैक करेगा तो प्रतिलोम मिलेगा। अब आप तो फ्लैट हो तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। समझे? ठीक है। अब एक बात समझो, बहुत खतरनाक बात कि SN1 में रेसिमीकरण होता है, रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन का पूरा मतलब होता है 50-50। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है 50-50, 50% धारण और 50% प्रतिलोम, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। तो रेसिमाइजेशन का तो मतलब क्या होता है 50-50, 50% इन्वर्जन है, 50% रिटेंशन है। ठीक है। लेकिन SN1 की बात करें ना, SN1 में पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से रेसिमीकरण नहीं होता है, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे आंशिक रूप से, रेसिमीकरण होता है। SN1 में पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल, आंशिक रेसिमाइजेशन होता है। ये IIT का सवाल है। NCERT ने यहाँ पे गलती कर दी है कि NCERT ने क्या करा कि बोल दिया कि SN1 जो है ना वो कंप्लीट रेसिमाइजेशन है, संपूर्ण रेसिमीकरण है। संपूर्ण रेसिमीकरण का तो मतलब होता है कि दोनों बराबर मिल रहे हैं, जितने धारण वाले उत्पादन है उतने प्रतिलोम वाले, जितने रिटेंशन वाले हैं उतने इन्वर्जन वाले। लेकिन जब SN1 में जब अभिक्रिया होती है, जो उत्पाद बनते हैं धारण वाले भी मिलते हैं, प्रतिलोम वाले भी मिलते हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं मिलते हैं। उसमें प्रतिलोम जो होता है ना वो ज्यादा मिलता है। जब SN1 होती है ना तो प्रतिलोम जो होता है, प्रतिलोम वाले जो उत्पाद होते हैं, इन्वर्जन वाले जो उत्पाद होते हैं वो धारण वाले से ज्यादा मिलते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या ये संपूर्ण रूप से रेसिमीकरण है क्या ये कंप्लीट रेसिमाइजेशन है? नहीं। कंप्लीट रेसिमाइजेशन तो क्या होगा, 50-50, दोनों बराबर होते तो कंप्लीट रेसिमाइजेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे 50-50 तो नहीं है। प्रतिलोम क्या है, ज्यादा है, इसकी उत्पाद ज्यादा है, इसकी उत्पाद कम है। तो रेसिमीकरण है, रेसिमाइजेशन है, लेकिन वो आंशिक है। ठीक है। ध्यान रखना कि SN1 में क्या होता है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, आंशिक होता है। और इस बात को भी समझो, कि भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन फ्लैट है, तो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। तो फिर दोनों बराबर मिलने चाहिए ना, कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फ्लैट है तो आप आगे न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों बराबर मिलने चाहिए। माना कार्बोकेटाइन फ्लैट है, ठीक है, जितनी प्रायिकता आगे से अटैक करने की उतनी प्रायिकता पीछे से भी है, माना। लेकिन फिर भी ये जो नाभिक स्नायु होता है ना, ये पीछे से अटैक करना ज्यादा पसंद करता है, ये पीछे से जाके अटैक ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि माना कि ये x माइनस अलग हो चुका है, x माइनस इससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन x माइनस अभी भी यहाँ पे मंडरा रहा है, अभी भी यहाँ पे डांस कर रहा है, अभी भी यहाँ पे झूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव, इनके बीच में कुछ तो आकर्षण बल होगा, तो ये अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मंडराता रहता है। तो ये अभी भी यहाँ पे मंडराता रहता है, तो z माइनस जब आगे से आएगा ना, तो ये x माइनस क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो z माइनस का अटैक इतना आसान नहीं है, तो आगे से आना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये ज्यादा बार पीछे से अटैक करता है, आगे से अटैक कम करता है। तो पीछे का अटैक ज्यादा है, इसलिए प्रतिलोम ज्यादा होता है और धारण कम होता है। समझे? ठीक है। तो बहुत खतरनाक बात है, लिख लो।
इस बात को ध्यान रखना कि एसिड इज अ रेसिपिकरण, ठीक है, लेकिन संपूर्ण रेसिपिकरण नहीं होता है, क्या होता है, आंशिक होता है, पार्शियल रेसिपिटेशन होता है, समझ गए? यस सर। चल तो ये अपनी असाइनमेंट हो गई कंप्लीट। तो देखो याद करो, जब अपन ने E1 E2 करी थी तो अपन को कितना समय लगा था कि नहीं लगा था? जब अपन ने E1 करी थी 2 दिन लगे थे E1 में, ठीक है, E2 और E1 करी थी तो 2 दिन लगे थे क्योंकि वहां पे एक एक पॉइंट समझा था, एलिमेंटल इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पढ़ी थी बातें। लेकिन देखो आज SN1 और SN2 में समझ नहीं लगा, आधे घंटे में हो गई दोनों, ठीक है, आधे घंटे में हो गई, ठीक है, सारी बातें पता ही है, एलिमेंटल इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, किस में फास्ट होगी किस में देरी होगी, आपने खुद ही बता दिया। बस थोड़ा सा नया था यहाँ पे इन्वर्जन, रेसिपिकरण, ये थोड़ा सा नया था जो वहां पे नहीं आता, समझ गए? यस सर। चलिए अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के प्रकार, विलायक के प्रकार। विलायक जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, पता है आपको? एक होते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब जानते हो? पोलर का मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय, जिनके ऊपर कुछ आवेश हो उनको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर जिनके ऊपर आवेश 0 होता है, मतलब कि जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, CH2 ये नॉन पोलर में आता है, CCl4 ये नॉन पोलर में आता है, ठीक है, CHCl3 ये नॉन पोलर में आता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ओके। अब जैसे इसका कुछ डायपोल मोमेंट होता है CHCl3 का, इसका एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, इसका कुछ होगा, लेकिन इसका बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको नॉन पोलर में डाल देते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कुछ ही है, CH2 CCl4 CHCl3, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन पोलर सॉल्वेंट ये बहुत काम का है, ये हमें पढ़ना है। पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं ना 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होते हैं क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, ठीक है। क्राउन ईथर तो हमारे अभी काम के नहीं है, क्राउन ईथर हमारे एडवांस में आएंगे, ठीक है। अभी मेंस के हिसाब से हमारे ये 2 काम के, प्रोटिक और एप्रोटिक, ठीक है, लिखो। ओके डन। अब देखो अगर अपन प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो प्रोटिक कौन से होते हैं? प्रोटिक वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास प्रोटिक हाइड्रोजन होता है, जिनके पास प्रोटिक हाइड्रोजन होता है ना, तो उन सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो पानी, पानी एक प्रोटिक सॉल्वेंट है कि किसके पास जो H है वो प्रोटिक है। ठीक, अमोनिया प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, ठीक है, अल्कोहल्स प्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं, ठीक है, और एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड भी एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अगर आप शुद्ध एसिटिक एसिड का लिक्विड ले लो ना, शुद्ध एसिटिक एसिड का द्रव ले लो ना, तो वो एक विलायक की तरह काम करता है, और वो भी कैसा? प्रोटिक, क्योंकि इसके पास क्या है? प्रोटिक हाइड्रोजन। तो जिनके पास ये प्रोटिक हाइड्रोजन होते हैं ना, तो उन विलायक को हम क्या कहते हैं? प्रोटिक विलायक कहते हैं। ठीक है, तो पानी, अमोनिया, अल्कोहल और एसिटिक अम्ल इत्यादि, ये सब क्या है? प्रोटिक विलायक है। अब देखो प्रोटिक विलायक की अगर अपन जैसे बात करें, जैसे आपने प्रोटिक विलायक में जैसे पानी ले लेते हैं, जैसे आपने पानी में केसीएल डाल दिया, तो क्या होगा? जैसे आप केसीएल पानी में मिलाओगे ना, तो केसीएल पानी में घुल जाएगा, और घुल के क्या देगा? K प्लस और Cl प्लस। ठीक है, पानी जो है वो अच्छा खासा ध्रुवीय विलायक है, तो अच्छा खासा ध्रुवीय विलायक है, तो इसमें जो केसीएल होगा बड़े आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो बड़ी आसानी से ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, और पानी अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, पानी में देखो O पे क्या है? नेगेटिव, और H पे क्या है? पॉजिटिव। तो O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, तो पानी अच्छा खासा पोलर है, पानी अच्छा खासा ध्रुवीय है, तो अच्छा खासा ध्रुवीय विलायक है, तो इसमें बड़े आसानी से आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आयनिक कंपाउंड घुल गया, KCl, आपने KCl को पानी में मिलाया, तो KCl जो होगा द्रव से घुल जाएगा, K प्लस और Cl प्लस। यहाँ पे क्या होगा? दोनों का फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा, कि मतलब कि पानी के अंदर अगर ना K प्लस और Cl प्लस है ना, दोनों का फायदा होगा। कैसे? यहाँ पे K पे क्या है? प्लस, और पानी के O पे क्या होता है? माइनस। तो देखो यहाँ पे ना K प्लस के चारों तरफ क्या होगा? K प्लस के चारों तरफ खूब ढेर सारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अब K पे है पॉजिटिव चार्ज और O पे क्या है? नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो आकर्षण से हल्के फुल्के क्या बनेंगे? बंध बनेंगे। तो उस हल्के फुल्के बंध से पानी आके क्या होगा? इससे आके जुड़ेगा, और जब पानी आके इससे जुड़ेगा तो उससे ये बंध बनेंगे, और बंध बनने से यहाँ पे क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी, और जैसे हीट निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। कि जैसे पानी आके आपसे जुड़ेगा, आपका जलयोजन होगा, आपका हाइड्रेशन होगा, आपसे जैसे पानी आके जुड़ेगा तो उससे तो आपका फायदा होगा, उससे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी के अणु आपसे जुड़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बंध बनते जाएंगे। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे पानी जुड़ेगा तो आपसे तो बंध बनते जाएंगे, और जब बंध बनते जाएंगे तो क्या होगा? बंध बनने से ऊर्जा निकलेगी, तो आपके अंदर जो जमा ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती जाएगी, तो उससे आपकी ऊर्जा कम होती जाएगी, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे K प्लस अगर पानी में होगा ना, तो उसका पानी में क्या होगा? सॉल्वेशन होगा, जलयोजन होगा, तो जलयोजन से क्या होगा? इसका फायदा होगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि पानी से जुड़ रहा है तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसे ही सेम सीलनेस, कि अगर ये सीलनेस है पानी में, तो इसके चारों तरफ भी क्या होंगे? पानी के अणु होंगे। इसके चारों तरफ भी क्या होंगे? पानी के अणु होंगे। ठीक है, H पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे अगर Cl माइनस अगर पानी में पड़ा है ना, तो Cl माइनस अगर पानी में पड़ा है तो उसका भी फायदा होगा। कैसे? क्योंकि आप पे है नेगेटिव चार्ज और पानी के H पे है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे है पॉजिटिव, आप पे है नेगेटिव, तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरेक्शन होंगे, आकर्षण होगा, तो उस आकर्षण से यहाँ पे हल्के फुल्के क्या बनेंगे? बंध बनेंगे, और जब हल्के फुल्के बंध बनेंगे तो उससे पानी आपसे आके जुड़ेगा, और जब पानी आपसे आके जुड़ेगा तो आपका क्या होगा? जलयोजन होगा, आपका हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन से आपका क्या होगा? फायदा होगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आई बात समझ में? Yes, तो जब आप किसी आयनिक यौगिक को पानी के अंदर मिलाते हो ना, ठीक है, तो उस आयनिक यौगिक से जो कैटायन आ रहा है, जो एनायन आ रहा है, उन दोनों का क्या होता है? फायदा होता है। दोनों को क्या मिलती है?
स्टेबिलिटी मिलती है, ये भी स्टेबलाइज होगा और ये भी स्टेबलाइज होगा। ऐसे ही सेम, ये केवल पानी के लिए बात नहीं है, ये केवल पानी के अंदर नहीं, कोई भी प्रोटीन मिलाइज ले लो, आप अमोनिया ले लो, अमोनिया में भी अगर आप केसी मिलाओगे ना तो अमोनिया में भी क्या होगा, K प्लस और Cl का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया के एंड पे क्या है, नेगेटिव, और H पे क्या है, पॉजिटिव। तो N नेगेटिव क्या करेगा, N नेगेटिव जाके K प्लस से जुड़ेगा तो उससे K प्लस का फायदा करेगा, और जिसका H होगा उसमें पॉजिटिव है तो वो Cl से जुड़ेगा। तो जिस तरीके से पानी के अंदर इनका फायदा हो रहा है, ऐसे आप इनको अमोनिया में डाल दो तो अमोनिया में फायदा होगा, आप अल्कोहल में डाल दो अल्कोहल में फायदा होगा, क्योंकि अल्कोहल में O पे है नेगेटिव और H पे है पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है, तो कुल मिला के ये बात कि मतलब कि प्रोटीन विलायक में क्या होता है, कैटायन और एनायन दोनों में क्या होता है, जलयोजन होता है, दोनों का सॉल्वेशन होता है, तो जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिखो आगे में लाइट मत लगाना, वो फिर बोर्ड पे दिखेगा नहीं। नहीं सर, नहीं सर, ये क्यों बोल रहे हैं? डन। तो ये कहानी हो गई किसकी,
प्रोटीक विलायक की। तो ये नीचे मान और बना के लिख लो। प्रोटीक विलायक में कैटायन और एनायन दोनों का फायदा होता है, दोनों को स्थायित्व मिलता है। प्रोटीक विलायक में धनायन और ऋणायन दोनों स्थायी होते हैं। अब देखिए एप्रोटिक सॉल्वेंट में एक होता है DMF, पूरा नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। अब देखो इस नाम को समझाता हूँ, इस मॉलिक्यूल को समझाता हूँ। इस चीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड, ओके। अगर मैं काम करूं, ये फॉर्मिक एसिड है, इसका OH हटा दूं और यहाँ पे NH2 लगा दूं, तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये अमाइड बन जाएगा। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है फॉर्मामाइड। इसको कहते हैं फॉर्मामाइड, ठीक है। अगर मैं काम करूं फॉर्मामाइड में ये 2 हाइड्रोजन हटा दूं और यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दूं, तो ये चीज बन जाएगी। तो फिर इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ओके। तो DMF क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो जो फॉर्मामाइड होता है उसके 2 H हटा दो और 2 मिथाइल लगा दो, तो समझ जाएगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। समझ में आया? अभी देखो इस चीज को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस चीज को? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिडिक अम्ल। अगर इसका OH हटा दूं और यहाँ पे NH2 लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एक अमाइड बन जाएगा और इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड। अगर इस एसिटामाइड में 2 हाइड्रोजन हटा दूं और 2 मिथाइल लगा दूं, तो ये चीज बन जाएगी। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल एसिटामाइड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DMAC, ओके। इसको देखो, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, Me2S। 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 मिथाइल लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल सल्फाइड। और ये डाइमिथाइल सल्फाइड पे एक और लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DMS, ठीक है। और ये DMS पहले भी कभी कहीं पे आया था। हाँ, ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराने के लिए आप डाइमिथाइल सल्फाइड मिला दो, ये खुद H2O2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। DMSO, DMSC और DMF ये हमारे क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो इनके पास प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये हाइड्रोजन प्रोटिक है? नहीं, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये प्रोटिक नहीं है। क्या ये प्रोटिक है? नहीं। क्या ये प्रोटिक है? नहीं। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से जुड़े हुए होते हैं, वो प्रोटिक होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ये प्रोटिक तो नहीं है,
ये प्रोटिक तो नहीं है, ये ए प्रोटिक है, लेकिन ये पोलर है, इन पे अच्छी खासी पोलरिटी है, अच्छी खासी ध्रुवीय है। O पे क्या होगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे O क्या कर रहा होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो O पे क्या आएगा नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। और बल्कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो तो क्या करेगा अनुनाद भी करेगा, लोन पेयर सिंगल मल्टीपल, तो यहाँ पे तो अनुनाद से और बल्कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें तो और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो अच्छा खासा पोलर है। तो भले आप प्रोटिक नहीं हो लेकिन आप पोलर तो हो, इसलिए इसमें आते हैं पोलर सॉल्वेंट में आते हैं, ये ध्रुवीय विलायक में आते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे O पे क्या होगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। O जो होगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। और देखो नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर सिंगल मल्टीपल, तो क्या होगा अनुनाद होगा, तो अनुनाद होने से O पे नेगेटिव क्या जाएगा और बढ़ जाएगा, ये तो अच्छा खासा पोलर हो जाएगा, तो ये तो अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है, अच्छा खासा ध्रुवीय विलायक है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है सल्फर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो भले आप प्रोटिक नहीं हो लेकिन आप अच्छी तरह से पोलर हो, ध्रुवीय हो, ठीक है। तो इसमें आते हैं पोलर सॉल्वेंट में आते हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है पोलर ए प्रोटीन, कि आप पोलर तो हो लेकिन आप ए प्रोटीन, लिख लो। फॉर्मामेट और प्रोटीन फॉर्मामेट तो प्रोटीन है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन विलायक हमारा ये नहीं है, विलायक तो हमारा ये है। ये तो मैंने नाम समझाने के लिए लिखा है, बाकी एक्चुअल विलायक तो आपके ये है। इथर इथर हाँ इसमें आ सकता है, इथर आ सकता है, ये तो समझाने के लिए नाम लिखा है। देखिए आप
देखो समझ, जैसे अपन कोई ए प्रोटीन सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे डीएमएसओ लेते हैं, आपने डीएमएसओ के अंदर केसिल मिलाते हैं, तो डीएमएसओ में जब आप केसिल मिलाओगे तो केसिल घुल जाएगा, उसमें केसिल घुल जाएगा, के प्लस और सिल्वर आयन वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। डीएमएसओ एक पोलर सॉल्वेंट है, एक अच्छा खासा पोलर सॉल्वेंट है, अच्छा खासा ध्रुवीय मिला के, तो आयनिक कंपाउंड इसमें घुल जाते हैं और टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन फायदे की बात करें ना, सॉल्वेशन की बात करें ना, तो सॉल्वेशन यहाँ पे केवल धनायन का होता है, ऋणायन का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे डीएमएसओ में बात करें, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, डीएमएसओ में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे, और जो उसमें नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या है, बाहर की तरफ है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव जो चार्ज है सल्फर पे, वो अंदर की तरफ है, वो ग्राउंडिंग में फंसा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ पे भीड़ में फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो तो भीड़ में नहीं है, वो तो बाहर की तरफ है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, अच्छी तरीके से धनायन के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, बंधन बना सकता है, तो उससे धनायन का क्या होगा, अच्छा खासा फायदा होगा। आप धनायन को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्वेट कर सकते हो, उसका सॉल्वेशन कर सकते हो, तो उससे उसका क्या होगा, फायदा होगा, उससे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे धनायन का तो फायदा होता है, लेकिन यहाँ पे ऋणायन का फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऋणायन का फायदा करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। आप में पॉजिटिव है तो सही, आप में पॉजिटिव है तो सही, लेकिन आप में पॉजिटिव क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। यहाँ पे बाहर दो मिथाइल है, तो दो मिथाइल क्राउडिंग हो चुकी है, तो पॉजिटिव जो है वो अंदर छिप चुका है, अंदर धस चुका है, तो उस पॉजिटिव से इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, अच्छे बल नहीं बन पाएंगे, अच्छे आकर्षण नहीं हो पाएंगे। और सुनिए एक बात, पॉजिटिव जो चार्ज है वो अंदर धसा हुआ तो है, अंदर की तरफ छिपा हुआ तो है, बल्कि वो अंदर की तरफ भी है, और वो ज्यादा भी नहीं है, वो कम है, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल है जो उसको प्लस साइड से इलेक्ट्रॉन देके क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव को कम कर देंगे। तो एक तो पॉजिटिव कम भी है और एक अंदर धसा हुआ है, तो क्या इससे अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा, क्या इससे अच्छा आकर्षण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना कि एक प्रोटीन जो विलायक होते हैं, जो हमारे एक प्रोटीन विलायक हैं, उनके अंदर आयनिक कंपाउंड घुल तो जाते हैं, लेकिन उनमें फायदा केवल धनायन का होता है, ऋणायन का नहीं होता है। ए प्रोटीन जो होते हैं वो ऋणायन को स्थायी नहीं कर पाते, तो ए प्रोटीन क्या हो गए, सेलेक्टिव हो गए। ये किस प्रकृति के हुए, ये सेलेक्टिव हो गए, ये केवल धनायन को फायदा करते हैं, धनायन को स्थायी करते हैं, ऋणायन को स्थायी नहीं करते। प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन दोनों को फायदा करते हैं। प्रोटीन के अंदर धनायन भी स्थायी होता है, ऋणायन भी स्थायी होता है, लेकिन ए प्रोटीन में केवल धनायन का सॉल्वेशन होता है, कैटायन का सॉल्वेशन होता है, कैटायन स्टेबलाइज होते हैं, एनायन स्टेबलाइज नहीं होते। समझ में आया? क्योंकि आप पे पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, अंदर की तरफ फंसा हुआ है, और बल्कि उल्टा प्लस साइड से पॉजिटिव बल्कि और कम हो जाएगा। ये दो मिथाइल है जो प्लस साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज सल्फर पे कम हो गया, तो फिर इससे इतना सॉल्वेशन अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा। समझे? क्लियर? तो ये मान और बना के लिख लो कि ए प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। इसमें केवल कैटायन का ही सॉल्वेशन होता है।
डन। तो ये कहानी हो गई किसकी, सॉल्वेंट विलायक की, कि विलायक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीक और एप्रोटीक। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग की इसमें बातें फिर विलायक से जोड़नी है, वो अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन ने इतना देख लिया, आज अपन ने बहुत अच्छा खासा देख लिया, SN1 देख लिया, SN2 देख लिया और विलायक देख लिया। NCERT लेके आना कल 12वीं की सेकंड पार्ट। और क्या करना है, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई करो क्वेश्चन करो, पढ़ाई करो क्वेश्चन करो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, डाउट्स आए पूछते रहो। और अपने आप को अंदर ही अंदर मोटिवेट करते रहो, नहीं मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। ठीक है, चलिए। वो एक होता है ना कि जैसे है ना